हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज से हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इन क्लासेस में आपका इंग्लिश का जो कोर्स है 10th क्लास का, वो मैं आपका 1 महीने में कंप्लीट करवाऊंगी। तो जिन बच्चों की अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है, जिनको लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, तो उन लोगों को मैं श्योर करना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। बस ये है कि आप लोगों को कंटिन्यूस उसके लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। तो चलिए एकदम नए सिरे से हम स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे सोच लीजिए कि आप बिल्कुल जो आपने पढ़ रखा है उसको एक बार आप रिवाइज करने वाले हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं भी करी है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। हम बिल्कुल टू द पॉइंट सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं और आपके जो भी फ्रेंड्स इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जिनको अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता है, तो आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि आप लोग उनको मैसेज या टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो लोग भी इस लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और रोज़ आपकी लाइव क्लास होगी। अगर कोई टाइमिंग्स चेंज होंगे तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। कल भी आपकी 10 बजे की क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक वेटेज ऑफ मार्क्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपकी 2 किताबें चलती हैं। एक बुक का नाम है गोल्डन रेस और दूसरी बुक का नाम है रेजोल्यूशन। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका नाम है गोल्डन रेस और जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका नाम है रेजोल्यूशन। अब ये जो दोनों बुक्स हैं, इन बुक्स में अलग अलग इनको मार्क्स में डिवाइड किया गया है कि कौन सी बुक में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इस साल 2020-21 का जो ये सेशन है, इसमें आप लोगों के पूरे साल में जो पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है मैक्सिमम, बाद में क्लासेस भी लगी हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं वो लोग एक बार दोबारा से समझ लें। वैसे तो आप अगर चाहें तो ये पूरा मैंने एक वीडियो बना के अपने 10th क्लास का जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा कि कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन आज हम इसकी बनाएंगे स्ट्रैटेजी कि हम 1 महीने में जो तैयारी मैं आपकी कराने वाली हूँ वो किस हिसाब से होगी, ताकि आप भी मेंटली प्रिपेयर रहें कि आज आपको कौन सी बुक लेके आनी है, कौन सी बुक का आज हम कौन सा पोर्शन करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी 2 किताबें हैं। एक है आपकी गोल्डन रेस, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो है आपकी गोल्डन रेस, और जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है वो आपकी है रेजोल्यूशन। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले जो आपका जो एग्जाम में पेपर आता था उसका जो मार्किंग स्कीम थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इस साल आपकी जो मार्किंग स्कीम है इसको एकदम डिफरेंट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें आपके ये जो है आपका फर्स्ट पोर्शन यानी जो सेक्शन ए है, इसमें आपके इस साल जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए गए। यानी 20 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन है, वो जो सेक्शन ए में से जो 20 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें आपको एक एक नंबर का आंसर लिखना होगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी जो आपको ABCD दिया हुआ होगा उसमें से आपको चूज करके लिखने होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका ग्रामर में से आएगा। अब इसमें भी जो आपके 1 से लेके 11 तक, जैसे आप सोचेंगे कि क्वेश्चन नंबर तो मैम ने 1 से 11 लिखा है और मैम ऐसे बता रही हैं कि ये 20 नंबर के आएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे ये क्वेश्चंस जो हैं वो आगे सब डिवाइड किए गए होंगे कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको ABCD यानी उसके हो सकता है सब पार्ट्स दे दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 2 पार्ट्स हो गए। ये किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की ये जो आपके जो सब पार्ट्स हैं इनको जब आप मिलाएंगे तो ये वाले जो है ये टोटल 20 नंबर के होने वाले हैं। तो इस हिसाब से इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप देखिए, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो जो आपका सेक्शन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, जिसमें आपको अ ब स द में से चुन के लिखना होगा। इसमें भी आप लोगों को एक तरीका मैं बताती हूँ, चलिए वो बाद में बताऊंगी, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर जो आपका सेक्शन ए के बाद में आएगा सेक्शन बी, इसमें आपके 12 से लेके 19 यानी आपके टोटल क्वेश्चन इसमें 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी टोटल 8 क्वेश्चन होंगे इसमें आपके, जो सबके सब 2-2 नंबर के होंगे। तो जो 8 क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा नंबर, टोटल मार्क्स आपका हो गया 16।
उसके बाद में जो आपका सी है, सेक्शन सी, उसमें 20 से लेके 23 तक ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे जो 4-4 नंबर के होंगे, जो मिला के आपके 16 मार्क्स का वहाँ पे कवर करेगा। फिर डी सेक्शन में आपके 24 और 25 यानी 2 ही क्वेश्चन होंगे। दोनों क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे, तो 10 नंबर का होगा। उसके बाद में आपका देखिए सेक्शन नंबर ई, जिसमें 26, 27 और 28 यानी 3 ही क्वेश्चन हैं, और तीनों क्वेश्चन जो आपके वो है वो 6-6 नंबर के हैं, तो टोटली आपकी 18 मार्क्स को यहाँ पे कवर कर रहा है। अब आप देखिए कि ये जो आपके 26, 27 और 28 नंबर के क्वेश्चन 1 से 11 तक यानी 1 से 11 नंबर क्वेश्चन तक 20 नंबर आपके कवर हो गए। 12 से लेके 19 तक आपके 16 नंबर कवर हो गए। 20 से लेके 23 तक आपके फिर 16 नंबर कवर हो गए, और 24 से लेके 25 आपके 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, उससे 10 मार्क्स कवर होते हैं। और 26, 27, 28 से वापस 6-6 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, 18। तो अगर आप इसको पूरे को स्टडी करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर कवर हो रहे हैं, जो छोटा भी है और बहुत इजी भी है, वो आपका है 24 से लेके 28 नंबर तक। आप देखें तो यहाँ पे आपके 28 नंबर कवर हो जाते हैं। वैसे तो देखिए तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स का 20 मार्क्स का जो है वो आपके हाथ में है कि अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके आपको आंसर नहीं समझ में आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो भी आप उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं उसके अंदर, उनमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, आप उसको आंसर को लिख के आएँ। और इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपने 20 में से 12 क्वेश्चन तो आपको कंफर्म है कि ये आंसर हमारे सही है, वो 12 आपने कर दिए। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें आप एक स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं कि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें आपने सब में ऑप्शन कर दिया ए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन में वो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, तो इस तरह से हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया। वो हम कैसे तैयारी करेंगे वो भी हम आगे देखते हैं। उसके बाद में जो आपका 12 और से लेके 19 तक जो क्वेश्चन हैं, उसमें 12 से लेके 15 नंबर तक जो आपके हैं वो पैसेज होंगे। यहाँ पे देखिए 12 से लेके 15 नंबर तक जो क्वेश्चन होंगे, यानी एक पैसेज दिया होगा उसमें 12, 13, 14, 15 यानी 4 प्रश्न दिए होंगे, दोनों 2-2 नंबर के होंगे, तो ये 8 नंबर यहाँ आपका कवर करेंगे। उसके बाद में आपका 16 से 19 दोबारा से ये क्वेश्चन होंगे, ये फिर आपके पैसेज कंप्लीट 8 नंबर यहाँ पे कवर करेंगे। फिर जो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पे पैसेज कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद में आप आगे देखिए 21 से लेके जो 23 नंबर के जो क्वेश्चन है, 21, 22 और 23, ये आपकी जो गोल्डन रेस बुक है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा। उसमें ऑप्शंस हो सकता है ए बी सी या ए बी, कोई भी 2 ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, 3 भी दिए हो सकते हैं। इनमें से आपको एक करना है पर्टिकुलर हर क्वेश्चन में। जैसे 21 में भी आपको ऑप्शंस में से एक करना है, 22 में भी आपको एक करना है, 23 में भी आपको एक क्वेश्चन करना है। 24 नंबर वापस आपका एक पैसेज का आ गया, उसमें से आपको क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। 25 नंबर जो है वो है आपका पोएम का। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास, वो हम स्टार्ट करेंगे पोएट्री सेक्शन से। यानी आपका जो 25 नंबर का क्वेश्चन यानी 5 नंबर का जो क्वेश्चन है पोएम का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। विदिन 3 डेज आपके वो 5 नंबर हम पूरे कर लेंगे कि हमें 5 नंबर का कन्फर्म रहेगा कि ये हमारी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपने देखिए 26, 27 और 28, ये जो तीनों हैं, इनमें से जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोग इम्पॉर्टेंट है, वो आपका है रोड सेफ्टी का। उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको 6-7 क्वेश्चंस हैं, जो जैसे कि कार पूलिंग क्या होता है, रूल्स फॉर ट्रैफिक लाइट, हाउ टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, लेन सिस्टम, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस तरह के 7-8 क्वेश्चंस में आपको जो हैं वो पूरे के पूरे समझा के, और आपको उसका एक PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जितना भी ये रिटन मटेरियल होगा वो मैं आपको वहाँ पे भेज दूँगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो आपका रह गया 26 और 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पैराग्राफ, कोई भी एक पैराग्राफ हो सकता है जो आपको एग्जाम में दे दिया जाए, हो सकता है कोई चित्र दे दे और उसके ऊपर लिखने के लिए बोलें कि इसके बारे में लिखिए, या फिर कोई जैसे
बहुत सारे पैराग्राफ्स आते हैं, आपका फेवरेट टीचर के ऊपर आ गया, आपके स्कूल के बारे में आ गया, हो सकता है इस साल कोरोना के बारे में कुछ, क्योंकि ये कि नया है तो कोरोना से कैसे बचाव कर सकते हैं, कोरोना क्या है, कोरोना एपिडेमिक के बारे में भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो वो भी आप एक टॉपिक ज़रूर तैयार कर लीजिएगा पैराग्राफ के लिए। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आएंगे आपके ईमेल और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। अब बच्चे क्या है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लेटर आते ही वो सोचते हैं कि हमें लेटर ही लिखना है, जबकि वो एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो जो जहाँ पे फॉर्मल दिया होगा उसका मतलब है कि वो आपको एप्लीकेशन की तरह उसको लिखना है, और जहाँ पे इनफॉर्मल होगा वो आप लिखते हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को या एक्विंटेंसेस को, या किसी भी जानकार को अगर आप कोई पत्र लिखते हैं तो वो आपका इनफॉर्मल लेटर में आता है। ये भी हम अलग से जो इसकी क्लास होगी तो उसको कवर करेंगे। तो इस तरह से अभी आज हमने ये पूरा पैटर्न तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन में से, और हमें उसकी किस तरह से तैयारी करनी है। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से पेपर को फॉलो करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पोइट्री सेक्शन से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी जो बुक है गोल्डन रेज, उसमें आपकी 4 कविताएं थी, जिसमें से एक कविता इस साल आपकी नहीं आएगी, जिसको डिलीट कर दिया गया है। उसको हटाने के बाद में आपकी 3 जो पोएम्स रहती हैं वो फर्स्ट है रिस्क, सेकंड है आपकी माई गुड राइट हैंड, और थर्ड है आपकी द लोटस। तो ये 3 कविताएं हम करने वाले हैं, तो हम इनको 3 दिनों में कवर कर लेंगे, पूरा एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो आज हम फर्स्ट जो हमारी पोएम है रिस्क, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि जब भी हम कोई भी पोर्शन स्टार्ट करते हैं तो रिस्क एक कविता है। आपकी जो गोल्डन रेज बुक है उसमें 2 पोर्शन आपको मिलेंगे, एक पोइट्री का मिलेगा और एक प्रोज का मिलेगा। एक आपको मिलेगा प्रोज का, जिसमें आपके आते हैं चैप्टर्स, और दूसरा आपका होता है पोइट्री सेक्शन, जिसमें आपकी आती हैं पोएम्स। तो यहाँ पे हम 1, 2 और 3 ये वाला पोर्शन आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम पोइट्री सेक्शन करेंगे। तो आपके उस हिसाब से ये जो 5 नंबर्स यहाँ पे 25 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब ये जो 3 कविताएं हैं इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को जो पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो कविता है वो कौन लिखता है। कविता लिखी जाती है एक कवि के द्वारा, जिसका आपको नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और आज आपका जो होमवर्क रहेगा जो आप लोग से कल मैं पूछूंगी क्लास में, तो जितने बच्चे भी लाइव आए हैं वो अपना नाम और स्कूल का नाम टाइप करते जाएं, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी, अगर अभी तक आपके फ्रेंड्स जुड़े नहीं हैं लाइव क्लास में तो उन लोगों को भी मैसेज करके जोड़ लें, ताकि आगे जैसे ही अब स्टार्ट ही हो रही है आपका जो रिस्क पोएम है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। और टेलीग्राम पे भी आप अनीता शिक्षा को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सारे के सारे मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और ग्रामर के भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी। तो चलिए, सबसे पहली बात जो रिस्क पोएम है इसका पोएट कौन है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि आप इसका एक टेबल बना लीजिए, ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर रहे कि कौन सी पोएम जो है उसका पोएट कौन है। अब मैं इसको, अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको मैं मिटा देती हूँ। चलिए, अब हम पोएम स्टार्ट करेंगे। रिस्क, उस पोएम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि जो आपकी 3 कविताएं हैं उन तीनों कविताओं के पोइट्स के नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहला मैंने जो आपको बताया, पोएम का नाम आप लिख लीजिए, पोएम एंड पोइट। तो फर्स्ट नंबर जो आपकी पोएम है वो है आपकी रिस्क,
इसके पोइट हैं जैनेट रैल्फ। आप लोगों को स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना है कि आप स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत ना करें। सेकंड नंबर पे आपकी पोएम है माई गुड राइट हैंड। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है सी मैकी, तो सी जो है वो चार्ल्स मैकी उनका नाम है, चार्ल्स मैकी। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आपकी पोएम है वो है द लोटस। लोटस पता है आप लोगों को क्या होता है? हाँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके लिख रहे हैं कि मैम कमल के फूल को लोटस कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो द लोटस, और इसके पोएट है वो है टोरू दत्त। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आपको कल तक याद कर लेनी है, क्योंकि इनको याद करने के बाद में आपके जो 5 मार्क्स हैं उसमें से आप ये सोच लीजिए कि आपके 2.5 नंबर आपने पक्के कर लिए। और कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो पोएम्स हैं इनके पोएम और पोएट के जो नाम है उससे आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा कर पाएंगे और उसमें आपके नंबर आएंगे। सबसे पहली बात, स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान देना है। बिल्कुल भी कोई भी स्पेलिंग आपको गलत नहीं लिखनी है, ना ही पोएम की और ना ही पोइट की। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या फिर आप नोट करते जाइए कॉपी। मैंने इसीलिए कल कहा था कि सब लोग अपने कॉपी पेन लेके आएंगे ताकि आप साथ के साथ लिखते रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम रिस्क। आप लोग अपनी बुक्स ले आइए। पोएम एक्चुअली मैं आपको वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को पूरी पोएम जो है वो मैं समझा सकूँ, क्योंकि मेरे पास वो स्मार्ट बोर्ड वाला सिस्टम नहीं है कि मैं आपको पूरी पोएम इसके ऊपर दिखा सकूँ, तो मुझे लिखनी पड़ेगी। तब तक आप लोग अपनी फटाफट पेन और कॉपी लेके आ जाइए और स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है रिस्क पोएम का, रिस्क है इसका नाम। टू लाफ is to risk appearing fool. The fool. To be is to risk appearing sentimental. To reach out for another is to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called knave. नाइफ, इसको बोलते हैं नाइफ। तो
अब देखिए, ये जो मैंने आप लोगों को एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ आपके सामने लिखा है, पहले हम इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग अ फूल। लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। ये जो पोयम है इसमें ये बताया गया है कि जिंदगी में अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो आपको खतरा उठाना ही पड़ेगा। जोखिम उठाए बिना आप अपनी लाइफ में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पोयम का जो नाम है वो रखा गया है रिस्क। रिस्क यानी खतरा, यानी जोखिम। तो आदमी जोखिम क्यों उठाएगा? अगर वो जोखिम उठाएगा तभी उसको उसके काम में वो आगे बढ़ेगा, कोई उसको सफलता मिलेगी। मान लीजिए जैसा कि इस पोएम में बताया गया है, अलग अलग ऑपोजिट इमेजेस ली गई हैं कि हर चीज़ में खतरा है। आप जिंदगी में कोई भी चीज़ करते हैं उसमें खतरा है। जैसा कि टू लाफ यानी हंसते, जब हम हंसते हैं, इज टू रिस्क यानी हमारे हंसने में भी खतरा है। आप सोच रहे होंगे हंसने में कैसे खतरा हो सकता है? तो हंसने में जो खतरा है वो आप आगे देखिए, जो उसकी ऑपोजिट इमेज है उसमें पता चलेगा। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। फूल का मतलब होता है मूर्ख। तो देखिए सामने कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग फूल, यानी कि जो आप हंसते हैं तो उसमें आपको किस चीज़ का खतरा होता है? मूर्ख कहलाने का। कि अपीयर होंगे यानी प्रकट होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर आप हंसते हैं तो आप क्या होगा? एक मूर्ख कहलाने का उसमें खतरा है। हो सकता है आप हंस रहे हो अपनी खुशी से, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो एक आपको देख के कह सकता है कि देखो मूर्खों की तरह हंसे जा रहा है। क्या मतलब है? अगले को बात समझ में आए या नहीं आए। तो हंसने में किस चीज़ का खतरा है? फूल कहलाने का खतरा। ये ऑपोजिट इमेजेस हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले कि लाफ के साथ में आप हंसने में किसका खतरा है? मूर्ख कहलाने का खतरा है। टू वीप, अब देखिए रोने में भी खतरा है। वीप का मतलब होता है रोना, कि अगर आप रोते हैं इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। कि अगर आप हंस रहे हैं तो मूर्ख कहलाने का खतरा है, अगर आप रो रहे हैं तो आप भावुक कहलाने का खतरा है। कोई भी कह सकता है कि ये व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा भावुक है, देखो बात बात पे रोना शुरू कर देता है। यानी आप अपने इमोशंस भी किसी के सामने नहीं दिखा सकते। टू रीच आउट, टू रीच आउट यानी अगर आप बाहर निकलते हैं किसी की मदद करने के लिए, किसी तक पहुंचते हैं अगर कोई सहायता देने के लिए। फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें अगर किसी की मदद करने जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति के साथ आपका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, या तो आप उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह से उस व्यक्ति से आप संपर्क में हैं, या आप दोनों आपस में, दोनों को एक यूनिट मान के कोई भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी अगर आप किसी की मदद करना चाहो, आप उसको जानते नहीं हो, और अगर मदद करने पहुंच जाओ तो बातें बन जाती हैं कि ये इनको जानते हैं इसलिए इन्होंने इनकी मदद करी, या इसके पीछे कोई फ़ायदा होगा। तो हर चीज़ को इंटरप्रेट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं जो कोई भी कह सकता है। तो इसमें इस लाइन में ये समझाया गया है कि अगर किसी की मदद करते हो तो उस व्यक्ति के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट है, यानी आप उसके साथ मिले हुए हो, तो उस चीज़ का खतरा है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज यानी दिखाना, प्रकट करना। फीलिंग्स मतलब होता है भावना, कि अगर आप अपनी भावना किसी के सामने प्रकट करते हो, यानी आपके मन में अगर कोई बात है और वो अगर आप किसी को बता देते हो, इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, तो उसमें किस चीज़ का खतरा है? उसमें आपकी ट्रू सेल्फ को, यानी आपके अंदर से आप कैसे हो, वो उस चीज़ का खतरा है कि वो पहचान जाएंगे कि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं या जो जैसा आप सोचते हो वो क्या है। यानी उस चीज़ का खतरा है। अगर आप किसी को मदद करने जाते हो तो अगर अपनी भावनाएं किसी के साथ शेयर करते हो, मान लीजिए आप दुखी हैं, उदास हैं, और आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, तो इस चीज़ का खतरा है कि क्या पता वो व्यक्ति उस चीज़ को अपने तक रखेगा या उसका प्रचार कर देगा, बाहर दूसरे लोगों को वो चीज़ बता दी जाएगी। तो टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, यानी अगर आप अपनी फीलिंग्स भी किसी के साथ शेयर करते हो तो आप, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को पूरा की खुली किताब की तरह किसी के सामने खोल के रख रहे हो, और वो व्यक्ति आपके बातों को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता है। टू प्लेस आइडियाज, आइडिया मतलब होता है विचार। अगर आप अपने विचार किसी के सामने रखते हो, एंड ड्रीम्स, ड्रीम्स यानी सपने, यानी अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी के सामने बिल्कुल खुल के बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, उसमें आप चाहे अपने विचारों के बारे में बता रहे हो, चाहे आप अपने सपनों के बारे में उन अगले व्यक्ति से डिस्कस कर रहे हो, बिफोर अ क्राउड, क्राउड यानी भीड़, किसी एक पर्सनल व्यक्ति से भी बात कर सकते हो, बहुत सारे लोग हो उनके सामने भी अगर आपने अपनी बात को रखा, अपने मन की बात करी,
इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। तो उसमें नाइव कहलाने का खतरा है। नाइव का मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि जिसने अभी कोई नया नया काम शुरू किया हो और वो आप नाइव कहलाने का उसमें खतरा है कि लोग ये कहेंगे अरे ये तो अभी इसको काम आता ही नहीं, ये तो इस तरह की बातें कर रहा है, आगे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब किसी भी तरह की कोई भी बात हो सकती है। तो नाइव का मतलब हो गया कि आप अगर अपने विचार या अपने सपने किसी के सामने रखते हैं तो आपको नौसिखिया यानी एक इमेच्योर व्यक्ति या जिसको किसको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, या जिसको जो भोला है एक तरह से देखा जाए, तो वो आपको समझ लिया जाता है। तो आई होप ये जो पैराग्राफ है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि ऑपोजिट इमेजेस क्या क्या हैं। तो इसी से ही मैं आपको बता देती हूँ कि ऑपोजिट इमेज है लाफ, यानी हंसने की जो ऑपोजिट इमेज है उसमें किस चीज़ का खतरा है, मूर्ख कहलाने का खतरा है। तो लाफ की ऑपोजिट इमेज हो गई फूल। वीप यानी रोना जो है उसमें किस चीज़ का खतरा है, उसमें सेंटिमेंटल कहलाने का खतरा है। तो उसकी ऑपोजिट इमेज हो गई सेंटिमेंटल। टू रीच आउट, अगर किसी की मदद करने जाते हो तो उसमें किस चीज़ का खतरा है, इन्वॉल्वमेंट का खतरा है। तो ये इसकी ऑपोजिट इमेज हो गई। टू एक्सपोज फीलिंग्स, अगर अपनी भावनाएं किसी के साथ में शेयर करते हो तो आपका ट्रू सेल्फ, यानी आप अपने आप को पूरी खुली किताब की तरह रख रहे हो, आप अंदर से कैसे हो वो अगले व्यक्ति को पता चल जाएगा। अगर आप अपने विचार और सपने किसी के सामने रखते हो तो नाइव कहलाने का खतरा है। तो नेव कहलाने का इसमें खतरा है। तो इस तरह से ये आपकी ऑपोजिट इमेजेस हैं। 1 2 3 4 5 इस पैराग्राफ में ये आपकी आ गई है पांचों। तो आप इनको एक अलग से पेपर पे नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं कि इस चीज़ में ये खतरा है, इस चीज़ पे लाफ में फूल कहलाने का खतरा है, वीप में सेंटिमेंटल का खतरा है, रीच आउट में इन्वॉल्वमेंट का खतरा है, एक्सपोज फीलिंग्स में ट्रू सेल्फ का खतरा है, और प्लेस आइडियाज में नाइव कहलाने का खतरा है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। थैंक यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, सबको गुड मॉर्निंग। आप लोगों से मैं बाद में बात करूँगी क्योंकि क्लास का टाइम निकल जाएगा। तो पहले मैं ये चाह रही हूँ कि 1 घंटा पूरा मैं आपको समझा दूँ। उसके बाद में जिन बच्चों ने कमेंट करके गुड मॉर्निंग लिखा है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, उन सबको मैं बाद में रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए आगे देखते हैं। To love is to risk not being loved in return. Not being loved in return. To live is to risk dying. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To hope is to risk despair. Despair. To try is to risk failure. To try is to risk failure. But risk must be taken because the greatest hazard. But risk must be taken because का मतलब होता है क्योंकि the greatest
हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब क्या होता है? खतरा, जोखिम। द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। चलिए यहां तक कर लेते हैं हम। अब देखिए वापस से हम वही ऑपोजिट इमेजेस भी पढ़ेंगे इसके अंदर और आगे भी पोएम पढ़ते हैं। टू लव, यानी अगर आप किसी को प्यार करते हैं, किसी से स्नेह करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, आपके मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, कोई आपका प्रियजन हो सकता है। इज टू रिस्क, उसमें किस चीज़ का जोखिम उठाना है, यानी उसमें किस चीज़ का खतरा है? इज नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, उसमें इस चीज़ का खतरा है कि पता नहीं जिस व्यक्ति के लिए आपके मन में इतने फीलिंग्स हैं वो व्यक्ति आपको प्यार करेगा या नहीं करेगा। यानी अगर आप किसी को चाहते हैं तो सामने से वही आपको उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, उतना ही प्यार आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज़ का खतरा है। टू लिव, लिव मतलब होता है जिंदा रहना, जिंदगी, जीवन। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, यानी जीने में किस चीज़ का खतरा है? डाई यानी मरना, जीने में मरने का खतरा। यानी अगर आप जी रहे हैं तो आपको इस चीज़ का खतरा है कि आप मरेंगे भी, लेकिन उसको हम मानते हैं, हमने उसको एक्सेप्ट कर रखा है कि भाई जीवन मिला है तो मृत्यु तो होगी होगी। जब हम उस चीज़ को मानते हैं, उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर रखा है, वैसे ही हमें ज़िंदगी में हर चीज़ को मानना चाहिए कि जब तक हम कोई खतरा नहीं उठाएंगे हम आगे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे अंदर एक बिलीफ बचपन से ही डाल दिया जाता है कि ज़िंदगी है तो उसके बाद में मृत्यु तो आनी ही है, उसको एक्सेप्ट कर रखा है लोगों ने। वैसे ही आपको भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इन खतरों को उठाना पड़ेगा, तभी आप आगे जीवन में कुछ कर पाएंगे। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, यानी जिंदा रहने में मरने का खतरा है। होप का मतलब होता है उम्मीद, होप का मतलब होता है उम्मीद, कि अगर आप किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आप उसमें बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, आप अच्छा उसमें पैसा कमाएंगे, मान सम्मान आपको मिलेगा, शोहरत मिलेगी, ऐशो आराम मिलेगा, तो ये आपकी एक उम्मीद है कि आपने कोई काम शुरू किया तो उसमें आपको क्या उसका एंड रिजल्ट क्या मान के चल रहे हैं। तो उसमें किस चीज़ का खतरा है? डिस्पेयर का खतरा है। डिस्पेयर का मतलब होता है, होप का मतलब होता है उम्मीद करना, और डिस्पेयर का मतलब होता है ना उम्मीद होने का खतरा। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई चीज़ सोची है कि मैं ऐसा करूं तो मुझे ये चीज़ें प्राप्त होंगी, हो सकता है आप असफल भी हो जाएं। तो आपको, अगर आप किस चीज़ की उम्मीद करते हैं तो उसमें आपको ना उम्मीद होने का भी खतरा होता है। तो क्या आप उम्मीद करना छोड़ देंगे? बच्चे लिख रहे हैं नहीं मैम, बिल्कुल सही है, आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आप उम्मीद रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, यानी कि टू ट्राई यानी कोशिश करने में किस चीज़ का रिस्क है? कोशिश करने में, ट्राई यानी कोशिश करना, कि अगर आप कोशिश करते हैं तो उसमें किस चीज़ का रिस्क है? उसमें फेलियर का खतरा है, यानी कि आप उसमें असफल भी हो सकते हैं। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना और फेलियर का मतलब होता है असफल होना। कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो कोई काम नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको असफलता भी प्राप्त हो सकती है, उसमें आप नाकाम भी हो सकते हैं, उसमें फेलियर होने का भी खतरा है। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या करना है आपको? ये अब तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हर एक चीज़ की हमने ऑपोजिट इमेजेस के बारे में पढ़ा कि लव में लव इन रिटर्न हो या नहीं हो, इस चीज़ का खतरा है। जीने में मरने का खतरा है, कोशिश करने में नाकाम होने का खतरा है, और लेकिन अब ये चीज़ जो मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें क्या करना है? रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। अब कवि ये कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी हमें रिस्क उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए रिस्क? क्योंकि रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे बड़ा जिंदगी में जो रुकावट है, जो खतरा है, जो हैजर्ड है, वो क्या खतरा है, क्या जोखिम है? कि हम जोखिम उठाते ही नहीं हैं, हम इस चीज़ को बंद कर दें, यानी हम खतरा उठाने की कोशिश ही ना करें। यानी कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम कहाँ से सफल होंगे?
हम उसी जगह रह जाएंगे जहाँ पे हम हैं। हम बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों के उदाहरण लेके देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जो लाइफ है वो बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके वो लोग टॉप लेवल पे पहुँचे हैं। आप अपने राष्ट्रपति जो हैं APJ अब्दुल कलाम जी थे, उनके बारे में भी अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो एक गांव में पैदा हुए, गांव से ही उनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई और बहुत साधारण परिवार से थे, बिल्कुल भी उनके पास किसी तरह का कोई ऐशोआराम नहीं था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी और उनमें एक जज्बा था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, अपने लिए कुछ करना चाहते थे कि जो मेरे पास टैलेंट है उसको मैं आगे ग्रो करूं और कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट दे के जाऊँ ताकि लोग इस चीज़, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इस चीज़ का को फेस ना करें। यानी उनके अंदर एक उम्मीद रहे कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी ईजी कि अगर आप कोशिश करेंगे तो सफलता असफलता वो दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, लेकिन कोशिश करना छोड़ना नहीं है। तो इसलिए ये इसमें यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी रुकावट जीवन की यही है कि व्यक्ति कोशिश करना ही छोड़ देता है। तो सबसे बड़ी रुकावट है, उसको आप ख़त्म करिए, आप कोशिश करते रहिए। सफल होना असफल होना वो सब चलता रहता है, ठीक है। जैसे आप देखिए, अगर क्रिकेट खेलते हैं तो एक व्यक्ति बैट्समैन है, वो बैटिंग कर रहा है और बॉलर बॉल फेंक रहा है, तो क्या उसकी 6 बॉलों पे वो छक्का लगा देता है? नहीं। हो सकता है कई बार पूरा का पूरा जो उसका ओवर है वो ऐसे ही निकल जाए, एक भी वो ढंग से बॉल जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, और हो सकता है कि पूरे 6 ओवर के बाद में लास्ट बॉल पे वो छक्का लगा दे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़िंदगी में कोशिश करते रहना है। उसमें आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए ये चीज़ कभी भी नहीं करनी अपनी लाइफ में कि आप कोशिश करना ही बंद कर दें, क्योंकि अगर कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे। आज नहीं होंगे, आने वाले समय में हो जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सही समय आपको जब आएगा तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अगर आप 1 महीना तैयारी करते हैं बढ़िया, और पूरी चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ आज जो आप लोग पढ़ेंगे उसको आप दिन में बैठ के दोबारा से एक बार रिवाइड कीजिएगा। आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। और दोबारा से पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। पढ़ते पढ़ते आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है स्थायी आपकी स्मरण शक्ति, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की बस सुनते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ को बारी बारी बोलते हैं, लिख लिख के याद करते हैं, तो वो आपकी स्मरण शक्ति जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें चली जाती है और आपको वो चीज़ याद रहती है। देखते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका ये उत्तर होगा, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। वो स्पेलिंग्स भी आपको लर्न हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा नहीं उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। तो चलिए अब आगे करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब लास्ट जो है वो हम लास्ट पैराग्राफ इसका है वो कर लेते हैं। द पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, हु जो कि रिस्क्स नथिंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी कोई भी खतरा नहीं उठाता है, डज नथिंग, वो कुछ भी करता नहीं है क्योंकि वो खतरा ही नहीं उठा रहा तो वो कोई काम भी नहीं करेगा। हैज नथिंग, और अगर वो काम ही नहीं करेगा, उसके पास वो खतरा ही नहीं उठाएगा, काम ही नहीं करेगा, तो उसके पास कुछ होगा भी नहीं। एंड बिकम्स नथिंग, और अगर उसके पास कुछ होगा ही नहीं तो वो जिंदगी में कुछ बन भी नहीं पाएगा। They may avoid sufferings and sorrows, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। They may avoid sufferings, सफरिंग्स का मतलब होता है आपकी पीड़ा, परेशानी,
and sorrows, but they cannot learn. Cannot यानी सकते हैं, कभी भी नहीं सकते, यानी learn यानी कभी भी वो सीख नहीं सकते. Feel कुछ भी वो महसूस नहीं कर सकते. Change उनमें कोई भी बदलाव आप नहीं देखेंगे. Grow वो विकास भी नहीं करेंगे. लव उनको कोई प्यार भी नहीं करेगा, वो अपनी जिंदगी जिएंगे भी नहीं, वो एक मृत व्यक्ति के समान होंगे. चेन्ड यानी बंधे हुए. बाय देयर सर्टिट्यूड, CERTITUDE, ये स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा. यानी जो उनका यकीन है उसी में वो बंधे हुए अपने आप को महसूस करते हैं. दे आर स्लेव्स, स्लेव्स यानी दास. दे हैव forfeited their freedom. Forfeited का मतलब होता है गंवा देना. their freedom, freedom मतलब होता है आज़ादी. Only a person who risks is a truly free. Only a person who risks is truly free. और लास्ट में अब आपका यहाँ पे पोएट का नाम, ये मैं बारी बारी इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको उसको ये याद हो जाए. तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. द पर्सन यानी ऐसा व्यक्ति, हु जो कि, रिस्क यानी जो जोखिम नहीं उठाता, नथिंग वो कुछ भी नहीं है होता. यानी अगर कोई जोखिम ही नहीं उठाएगा तो वो कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा. ही इज़ नथिंग, ज़ीरो. डज नथिंग जब वो कुछ होगा ही नहीं, वो कुछ करेगा भी नहीं. हैज़ नथिंग उसके पास कुछ होगा भी नहीं. जैसे आप मान लीजिए पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो पर्सन हु रिस्क नथिंग यानी इसका मैं आप ही लोगों से एग्जांपल्स का शेयर समझा देती हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, रिस्क नहीं लेंगे पढ़ने का, डज नथिंग कॉपी लेके नोट डाउन नहीं करेंगे, बारी बारी उसको रिवाइज नहीं करेंगे, लिख लिख के याद नहीं करेंगे, हैज़ नथिंग तो आपके पास कुछ होगा भी नहीं. यानी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कुछ याद नहीं होगा, आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी नहीं कर पाएंगे, आपकी मेमोरी में भी कुछ नहीं होगा. एंड बिकम्स नथिंग और आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे. जो लोग ये सब कुछ करेंगे उनके नंबर भी अच्छे आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे और आगे अपनी जो जीवन की सीढ़ियाँ हैं उनको पार करते हुए सफल हो जाएंगे. तो वो आपके ऊपर है कि आपको सफल होना है या यही रहना है. दे में अवॉइड सफरिंग यानी ऐसे व्यक्ति, कैसे व्यक्ति जो रिस्क उठाते नहीं हैं, कुछ होते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, उनके पास कुछ होता भी नहीं है और वो कुछ बनते भी नहीं हैं. ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. यानी वो उन चीज़ों को दूर करते हैं, सफरिंग्स किसको, कि हमें परेशान नहीं होना, पीड़ाओं को नहीं सहन करना. अगर मान लो एक खिलाड़ी है, वो कोशिश नहीं करेगा तो वो कैसे एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा. वो गिर जाएगा तो उसको चोट लगने का खतरा होगा, तो वो उन पीड़ाओं से दूर रहना चाहता है, दुखों से दूर रहना चाहता है. कोई इंजरी हो गई, पढ़ते पढ़ते आप नाकाम होते जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको याद नहीं हो रहा, तो वो आपको पीड़ा देगा, लेकिन आपको उन पीड़ाओं से उभरना है. बट दे कैन नॉट लर्न. तो वो लोग क्या करते हैं जो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इन परेशानियों को, पीड़ाओं को, दर्द को अवॉइड करते हैं, यानी दूर रखते हैं, यानी कुछ करते ही नहीं है, प्रयास ही नहीं करते, वो कभी भी कुछ भी सीख नहीं सकते. कैन नॉट लर्न वो कभी भी कुछ भी सीख नहीं सकते. फील कुछ भी महसूस नहीं कर सकते. चेंज उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आता. यानी अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका माइंड जो है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल पावर है वो बढ़ेगी नहीं, आपको किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं होगा. ग्रो उनमें किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं होगा, वो बढ़ेंगे नहीं. लव उनको कोई प्यार भी नहीं करेगा, कोई चाहेगा भी नहीं कि भी किसी व्यक्ति से हम कैसे अट्रैक्ट होते हैं, या किसी व्यक्ति के लिए हमारे मन में एक अच्छी फीलिंग क्यों आती है कि हम उससे इम्प्रेस होते हैं, या तो उसके पढ़ाने के तरीके से, या उसकी उपलब्धियों से, या उसके टैलेंट से,
जैसे आप लोग मूवीज़ देखते हैं तो सलमान खान के और हीरोइंस पे अगर लड़कों की बात करें तो आजकल नई नई इतनी सारी एक्ट्रेसेस आ रही हैं, आपको क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि आपको उनका फेस पसंद है, आपको उनकी एक्टिंग पसंद है ना? तो अगर वो करते ही नहीं तो वो आपको कैसे पसंद आती है? ठीक है, अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं मेरे को स्क्रीन के सामने नहीं जाना, तो वो आज कहाँ से इस मुकाम पे पहुँचते और कैसे आप लोग उनको लाइक करते? तो ये उस तरह से आप देखें। अब वो व्यक्ति क्या करते हैं ना, उनको प्यार करते हैं और उनकी जो जिंदगी है वो मृत व्यक्ति के समान है, यानी वो अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, बस खाली काट रहे हैं कि नहीं हमारे को तो घर से बाहर नहीं निकलना, हम बस घर पे रहेंगे, बना लिया खा लिया और सो गए। वो भी कितने दिन होगा, कभी ना कभी उठ के उनको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो रिस्क तो उठाना बहुत ही ज़रूरी है, बैठे बैठे तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाते। तो वो लोग क्या करते, ऐसे लोग होते हैं चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मतलब होता है यकीन, यानी उनकी जो माइंड है उसमें उन्होंने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया है। वो कूप मेंढक बन गए हैं, यानी कूप मेंढक यानी एक कुएं में रहने वाले मेंढक की तरह हो गए हैं कि वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, वो दुनिया देखना ही नहीं चाहते। उनके लिए वही उनकी दुनिया है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। उनको लगता है यही सुरक्षित जगह है और यहीं हम खुश हैं, वो उसके बाहर निकल के कुछ भी देखना नहीं चाहते। तो चेंड बाय सर्टिट्यूड यानी वो बंधे हुए हैं, बेड़ियों में बंधे हुए हैं, अपने यकीन की बेड़ियों में, कि जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो सोचते हैं, उसको ही वो अपनी दुनिया मानते हैं। दे आर स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब होता है दास। तो किस क्या हो गए, वो एक दास के समान हो गए, यानी वो अपने ही यकीन की बेड़ियों के बीच में अपने आप को बांध चुके हैं। वो एक दास बन गए हैं उन बेड़ियों से बनकर, वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते। वो दे कैन नॉट एक्सपोज देमसेल्फ, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी और फॉरफिटेड का मतलब होता है खो देना। उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी। क्यों? कौन व्यक्ति आज़ाद होगा? जो दिमाग से खुला होगा, जो कुछ करना चाहेगा, जो नए आइडियाज़ को अपने अंदर आने देगा, नई चीज़ों को देखेगा, कुछ विकास करने की सोचेगा, कुछ बढ़ने की सोचेगा, कुछ सीखने की सोचेगा, वो व्यक्ति होता है, वो फ्री होता है, वो जीवंत होता है, वो जीवित होता है, यानी उसमें लाइफ है, उसको सब लोग पसंद भी करते हैं और उसका जीवन जो है वो आगे बढ़ता रहता है और सरल भी हो जाता है और वो बहुत खुश भी रहता है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को दास्ता की बेड़ियों से बांध लिया, यानी अपने ही माइंड के अंदर की बस वो जो जो उनको उनकी जो दुनिया है उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते, जो उनको लगता है वो ही उनके लिए सही है, वो किसी भी अच्छे थॉट को, किसी भी अच्छे विकास को महत्व ही नहीं देते, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो होता क्या है। क्योंकि वो दास की तरह है, उन्होंने अपने आप को बेड़ियों में बांध लिया है, अपने यकीन की बेड़ियों में, यानी अपने ही अंदर पूर्वाग्रह से वो लोग ग्रसित हो चुके हैं। वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते, कि उनको एक उनका जो थॉट प्रोसेस है उससे वो बाहर निकलना चाहते ही नहीं है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। ओनली अ पर्सन, सिर्फ ऐसा व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी कविता का सार है कि ऐसा व्यक्ति हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, कि असल में सही मायने में खुला कौन है, आज़ाद कौन है, बिल्कुल सरल व्यक्ति कौन है, जो खुश है, वो वही व्यक्ति है जो जोखिम उठाता है, जो खतरा उठाता है। तो जोखिम जो उठाएगा, जो खतरा उठाएगा, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ प्राप्त करेगा, आगे बढ़ेगा, जिएगा, उसका जीवन जो है दूसरों को प्रेरणा भी देगा। और ये जो हमने पूरी अभी कविता पढ़ी, जैनेट रैंड के द्वारा लिखी हुई, इस पूरी कविता का सार यही है कि सबसे पहली बात जो आपको इस कविता के बारे में पूरी अभी इस कविता पढ़ने के बाद में जो एक याद कर लेनी है आपके माइंड में, और उस वर्ड को भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि अब ये पोएम पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अपनी क्लास है कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कल करते हैं। कल मैं आप लोगों की 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास ले लूँगी, जिसमें इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। आज के लिए आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि इस पूरी कविता को आप पढ़ेंगे। ये वाला वीडियो भी जो है आप दोबारा देख लीजिएगा, लाइव वाला भी। गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। हाँ प्रिया, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का मोटिवेशन मिलता है, इस तरह से आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगी पूरा कंप्लीट करवाने की कोर्स आपका, बिल्कुल। ठीक है। तो अब आप हमने ये पोएम पढ़ी, अब इसके बारे में 3-4 चीज़ें जो हैं जो आपको आज याद करनी है वो कल हम पूछेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड होगा कि आपकी ये कविता आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ हमने ये पूरी जो पोएम है इसको अच्छे से पढ़ लिया है और ये हमारी रेडी हो गई है।
3-4 लाइनें मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये आप याद करेंगे, होमवर्क है ये आपके लिए। सबसे पहली बात कि जो रिस्क पोएम है इज अ मोटिवेशनल पोएम। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखने की। कविता जो है, ये रिस्क जो कविता है, ये एक मोटिवेशनल कविता है, यानी आप लोगों को प्रेरित करने वाली कविता है। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा देने वाली कविता है। दूसरी जो पॉइंट है वो लिखेंगे कि इफ वी रिस्क नथिंग देन वी have nothing in our life। कि अगर हम, पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये है कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, किसी भी चीज़ का खतरा नहीं लेंगे, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रिस्क है, रिस्क इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है रिस्क उठाना। हमें रिस्क उठाना ही पड़ता है। अ पर्सन हु टेक्स रिस्क इन लाइफ गेट सक्सेस, name, fame and money। कि जो व्यक्ति खतरा उठाता है जिंदगी में, उसको नाम भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। और सबसे बड़ी जिंदगी में खतरा क्या है? सबसे बड़ा जिंदगी में खतरा, हैजर्ड क्या है? द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि हम कुछ खतरा ही नहीं उठाएं, वो ही सबसे बड़ा खतरा है। तो इसको भी आपको याद करना है और हमें अपने सर्टिट्यूड से बाहर, अपनी जो हम हमारी जो चेन कर लिया है, हमने अपने आप को बांध लिया है अपने गलत विचारों से या अपने थॉट्स से, और हम उस बिलीफ से बाहर निकलना नहीं चाहते, उनसे हमें निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम एक दास के समान होंगे। बाकी का जो पोर्शन है वो कल हम करेंगे।